नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों 20, 21, 22 का करंट अफेयर्स लेकर हम हाजिर हुए हैं। यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम जो लोग देना चाहते हैं, उनके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस करंट अफेयर्स में हम जीएस के 7 करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ये वन लाइनर करंट अफेयर्स नहीं है जिसमें कि आप खाली करंट अफेयर्स को डायरेक्टली पढ़ लें। इसमें अगर आप जब तक हम उसको जीएस के साथ नहीं पढ़ेंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है। तो दोस्तों इसको अंत तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स का वीडियो होगा। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यूपी पीसीएस के लिए एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको दे रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप 8317040152 पर कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। अगर बिल्कुल कुछ नहीं आता है, कहीं से पता ही नहीं है कि कैसे तैयार की जाती है, तो इस कोर्स का आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। लेक्चर्स देने की जिम्मेदारी भी हमारी और लेक्चर्स को याद कराने की जिम्मेदारी भी हमारी है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। किस राज्य ने 5 स्थानों पर अपने महत्वपूर्ण इको रिट्रीट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इको रिट्रीट प्रोग्राम किस राज्य का है? दोस्तों इको रिट्रीट प्रोग्राम जो है वो उड़ीसा राज्य का है। ये उनका बहुत ही फेमस प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि उनके जो 5 इलाके हैं, खासकर 5 जो टूरिस्ट प्लेस हैं, जो कोणार्क हो गया या साताकोशी हो गया या ये भितरकनिका हो गया या दिन दिन गीदाबादी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है, और हीराकुड, ये 4-5 जो इलाके हैं यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी दी जा रही है कि जो यहाँ पे आएंगे उनको बिल्कुल खाने पीने की और रहने की अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी। तो इसे इको रिट्रीट प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, ये उड़ीसा का है। ये तो हो गया करंट अफेयर्स। अगर थोड़ा सा इसको और जाते हैं, नीचे आते हैं और जीएस से उसको कनेक्ट करते हैं, तो आपने इस पर देखा होगा कि कोणार्क टेम्पल की बात कर रहे हैं, कोणार्क की जगह की बात कर रहे हैं, तो कोणार्क जगह की बात कर रहे हैं और कोणार्क टेम्पल इसमें आता है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम रहा हो, चाहे आपका वनडे एग्जाम रहा हो, कोणार्क टेम्पल के बारे में पूछा जाता है। देखिए कोणार्क टेम्पल लगभग 1250 के आसपास नरसिम्हा देव वन थे, जो कि गंग डायनेस्टी के राजा थे। नरसिम्हा देव वन, यह नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा गया नरसिम्हा देव वन। और ये भी पूछा गया कि किस डायनेस्टी के थे, तो गंग डायनेस्टी के थे। और लगभग 1250 के आसपास इन्होंने ये कोणार्क टेम्पल बनाया था। कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पगोडा बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ब्लैक पगोडा कई बार पूछा जाएगा कि ब्लैक पगोडा क्या है, तो ब्लैक पगोडा है वो कोणार्क टेम्पल है। ठीक है, पगोडा मतलब पत्थर, काला पत्थर से बना हुआ है। एक सवाल और आता है जो पीसीएस खासकर पूछा सकता है कि भैया अगर ब्लैक को पगोडा टेम्पल जो है वो कोणार्क टेम्पल है, तो व्हाइट पगोडा क्या है? दोस्तों व्हाइट पगोडा जो है वो है जगन्नाथपुरी का टेम्पल जो है। जगन्नाथ टेम्पल जो है वो है जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथपुरी में जो नहीं है, पुरी के अंदर है, जो जिसमें हर साल यात्रा निकलती है। तो जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है उसे व्हाइट पगोडा कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आपने एक टॉपिक कवर कर लिया। अब भितरकनिका की बात की थी, कई बार एग्जाम पूछा गया है। जब हम एनवायरमेंट पढ़ते हैं तो भाई भितरकनिका जो है इसमें नेशनल पार्क है और ये उड़ीसा में है। कई बार मैच फॉलोइंग वाले सवाल आ जाते हैं, तो भितरकनिका नेशनल पार्क है वो उड़ीसा के अंदर है। अच्छा, अब टेम्पल की बात की है तो हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं। वहाँ से एक सवाल पूछा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री में कि जो टेम्पल होते हैं, और एक खासा मेंस का सवाल है ये कि टेम्पल को क्या क्या बोलते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले जब टेम्पल के अंदर आता है तो टेम्पल होगा, टेम्पल के बगल में एक स्तंभ होगा, और उससे आगे, और इस फोटो में नहीं है, एक गोपुरम होता है। गोपुरम का मतलब होता है कि गेट, गोपुरम स्तंभ हो गया। ठीक है, और जब आएंगे 3-4 चीज़ें हमें याद रखनी है, ज़्यादा चीज़ें हमें याद नहीं रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछा था, बस पूछेंगे। एक होता है मंडप, ये मंडप है। मंडप क्या है? देखिए मंडप एक तरह का एक हॉल है जहाँ पर पूजा जो लोग करने आते थे वहाँ बैठते थे। तो मंडप जो होता है इस तरह का हॉल होता था, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अपने स्तंभ तो ये हो गया। एक आता है गर्भगृह। गर्भगृह गर्भगृह जो है ये वो जगह है जहाँ पर मूर्ति रखी जाती थी। ठीक है, मूर्ति रखी जाती थी, तो गर्भगृह। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्तंभ है, इसके पहले गोपुरम है, फिर ये मंडप है जो कि हॉल है, गर्भगृह वो है जो कि यहाँ पे मूर्ति रखी जाती थी। और एक चीज़, 2 चीज़ और भी हैं। एक है आपका इनफैक्ट देखिए गोपुरम यहाँ पर भी है। गोपुरम सॉरी, गोपुरम वहाँ पे नहीं था, गोपुरम ये है आपका एक जो डूम होता है, डूम बनता है ना, ऐसे करके डूम बनता है, इसे गोपुरम कहते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, गोपुरम इस तरह डूम होता है। ठीक, और एक विमान है, विमान को टावर कहते हैं, ये टावर, तो विमान टावर हो गया, गोपुरम डूम हो गया, और सबसे ऊपर जो जगह होती है उसको बोलते हैं शिखर, पीक। तो 5 चीज़ें, हमारी 5 चीज़ें आ गई हैं। नीचे चलते हैं। पहला आता है आपका स्तंभ, स्तंभ। ठीक है, स्तंभ आ गया, मंडप आ गया, गर्भगृह आ गया,
विमान आ गया, जो टावर है, इसके ऊपर जो डोम है वो है आपका गोपुरम, और उसके ऊपर जो है वो है शिखर पीक। तो गोपुरम ध्यान रखिएगा, मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, मैंने उसको गेट कहा था, गेट नहीं है, गोपुरम है आपका, डूम कहते हैं, डूम है ये, ठीक है ये। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में देखिए 4-5 चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी आ गई, आपका सब मिडिवल हिस्ट्री भी आ गई, इसमें आपका एनवायरनमेंट भी आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। देखिए दोस्तों, माइग्रेशन जो डे होता है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे होता है। माइग्रेंट का मतलब होता है जो कि प्रवासी दिवस से जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब मेंस में ये सवाल बहुत पूछा जाएगा। मेन सवाल कैसे पूछा जाएगा कि भाई क्या हमारे देश में जब कोरोना वायरस का प्रकोप आया तो बहुत सारे लोग जो दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में जॉब करते थे, बिहार और यूपी के लोग, वो जब कोरोना वायरस सब बंद हुआ तो माइग्रेट होकर वापस अपने घर की तरफ गए। बहुत दिक्कतें आई, कई लोग इसमें डेथ हुई है, बहुत दिक्कतें आई, काम नहीं था, खाना नहीं था, परेशान हो गए। सरकार ने भी एक तरह से हाथ खड़े कर लिए थे। तो क्या हमारी जो माइग्रेंट पॉलिसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नेशनल माइग्रेंट्स पॉलिसी की, जो माइग्रेंट्स हैं उनके नेशनल माइग्रेंट पॉलिसी जो है वो क्या होनी चाहिए, उनको हम क्या रखें? अब हमारी क्या स्ट्रेटजी है? माइग्रेंट्स होते हैं, देखिए कुछ लोग गाँव से शहर की तरफ जाते हैं, कुछ अब उल्टा हो रहा है, कुछ शहर से गाँव की तरफ भी आते हैं, ठीक है। जो लोग गाँव से गाँव से शहर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है? ये GS1 मेंस का टॉपिक है, जिसमें आपका अर्बनाइजेशन की बात करते हैं हम लोग, शहरीकरण की बात करते हैं। यहाँ पे आते हैं अनप्लैन्ड सिटीज़ होती हैं, सिटीज़ में प्लानिंग नहीं होती है, तो वहाँ पे स्लम्स बन जाते हैं और बहुत छोटे-छोटे घर होते हैं वहाँ पे, खाना पीना, हवा की, वेंटिलेशन की दिक्कत होती है, तो ये दिक्कत आती है। जो माइग्रेशन को रिवर्स करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें शहर को बचाना है, तो हमें गाँव के अंदर हमें जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जॉब्स, जो अगर नौकरियाँ नहीं हैं, तो अगर वहाँ पर पैसा नहीं है, तो लोग माइग्रेट करके शहर आएँगे ही आएँगे। लेकिन अगर हम गाँव के अंदर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा देते हैं, तो लोग शहर नहीं जाएँगे और गाँव में ही रहेंगे। बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसका मनरेगा है। महात्मा गांधी, मनरेगा से कहते हैं, महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी स्कीम थी, उसने गांव के लोगों को रोजगार दिया। जब गांव के लोगों को रोजगार दिया तो उनका शहर जाना कम हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया? परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है दोस्तों? तो उड़ीसा ने किया है। उड़ीसा के 2-3 सवाल आ चुके हैं, तो उड़ीसा ने पहला अपना भुवनेश्वर के अंदर अपना परिश्रम पोर्टल उसको लॉन्च किया है। नवीन जो पटनायक हैं उन्होंने लॉन्च किया पोर्टल को, ठीक है। और इसके अंदर परिश्रम पोर्टल है, इसके अंदर जो 22 ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, जो लेबर और स्टेट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जुड़ी हुई हैं, उसको इसके ऑनलाइन के माध्यम से पूरा किया जाएगा इसके अंदर से, ठीक। हाल में एक्सिम बैंक ने किस देश को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए $448 मिलियन का ऋण दिया है? एक्सिम बैंक ने किसको लोन दिया भाई? एक्सिम बैंक ने उज्बेकिस्तान को लोन दिया है कि वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर सके। एक्सिम बैंक क्या है? देखिए एक्सिम बैंक जो है वो, इसको फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक मतलब ये इंटरनेशनल बैंक है हमारा इंडिया का। तो इंडिया अगर किसी को लोन देती है, किसी देश को लोन देती है या किसी की हेल्प करती है, ग्रांट देती है, तो वो एक्सिम बैंक के माध्यम से देती है, ठीक है। तो एक्सिम बैंक के माध्यम से इंडिया ने 448 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया उज्बेकिस्तान को दिया है, ठीक है, जिससे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह या रोड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ और इन्वेस्टमेंट कर सके और वहाँ पे बेहतर तरीके से काम कर सके। ये पैसा क्यों देते हैं? ये लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं, मतलब लोन हो गया समझ लीजिए कि देखिए ये इसे कहते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी, देखिए किसी देश को अगर अपने स्तर में करना है तो उसे कुछ तो देना पड़ेगा भाई। कोई देश हमारे लिए या क्यों इंटरनेशनल लेवल पे हमारी हेल्प करेगा? कोई दोस्त आपका आपके घर आएगा या आपके साथ घूमेगा जब तक उसको कुछ फ़ायदा ना हो रहा हो। फ़ायदा कई तरह के होते हैं, आप उसे पैसे से हेल्प करते हो, आप उसको नॉलेज से हेल्प करते हो, कुछ भी करते हो जिससे कि होता है। तो इंडिया ने क्या करता है कि उज्बेकिस्तान को पैसे दिए हैं लगभग $448 मिलियन, जिससे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर ले। और एक तरह से काउंटर करने की कोशिश भी की है कि जो चाइना का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा उज्बेकिस्तान के अंदर हो रहा है, तो उसको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश की कि ठीक है भाई, चाइना दे रहा है तो हम भी देंगे आपको, आप पूरा चाइना में डिपेंड मत हो, हम भी आपको देंगे। तो कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट में इंडिया की जाने की जो कोशिश है, अब मिडिल ईस्ट क्या है, यहाँ देखिए, ये जो कजाकिस्तान, अब यहाँ इंडिया है
देखिए, यहाँ से इंडिया है। अब इंडिया जैसे कि पाकिस्तान से होते हुए, अफ़गानिस्तान से होते हुए तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान का जो पूरा इलाका है, ठीक है? ये किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर सेंट्रल एशिया जो है, यहाँ पर जो कि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, यहाँ गैस बहुत ज़्यादा है, नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो इसके लिए इंडिया जो है वो इस जगह को बहुत ध्यान दे रहा है, सेंट्रल एशिया को। इसे सेंट्रल एशिया कहते हैं, सेंट्रल एशिया कहा जाता है। उसमें इंडिया जो है बहुत इस ध्यान दे रहा है, जिससे कि इंडिया के संबंध इन कंट्री से अच्छा हो और वहाँ पे जो नेचुरल गैस और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंडिया को बहुत ज़्यादा रहती है, वो आराम से फुलफिल हो सके। चाइना ने अपनी वन रोड वन बेल्ट जो योजना होती है, उसके माध्यम से इन कंट्रीज़ को जोड़ने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है? वैसे ही जा रहा है। तो इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि चाइना के साथ इनका पूरा इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए, चाइना के साथ बिल्कुल ये साथ ना चला जाए और हमारा रोल खत्म हो जाए। तो इंडिया ने एक्सिम बैंक के माध्यम से इस जगह को, उज़्बेकिस्तान को लोन दिया है और इस तरह का लोन वो और देश को देते रहते हैं। अच्छा, अब एक सवाल ज्योग्राफी का बनता है, ये तो हमने पढ़ लिया इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है? कि भैया ये बताओ कि जो कैस्पियन सी है, जो कि सबसे बड़ी झील भी है, कैस्पियन सी को झील मानते, कुछ लोग झील मानते हैं, कुछ लोग सी मानते हैं। तो कैस्पियन सी के इर्द गिर्द कौन कौन से कंट्रीज होती हैं? सवाल कई बार आ चुका पीसीएस के अंदर। एक होता है ईरान, एक होता है तुर्कमेनिस्तान, एक होता है कजाकिस्तान, एक होता है रशिया, ठीक है? और एक है अजरबैजान, ठीक है? तो ये 4-5 कंट्रीज होती हैं, ये कैस्पियन सी के इर्द गिर्द हैं। कई बार ऐसी कंट्री का नाम ले लेंगे, जैसे उज़्बेकिस्तान का नाम ले लिया, किसी का नाम ले लिया, कि बताओ उसमें कौन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह ब्लैक सी के बारे में भी आपको जानकारी लेनी है, ठीक है? उज़्बेकिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक यानी कि इसका कोई भी सिरा समुद्र से नहीं मिलता है, सी से नहीं मिलता है, तो इसे लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। एक एलएलसी होता है, देखिए एलएलसी है, जो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको हिंट दे दी है, बाकी पढ़ लीजिएगा। नहीं नोट्स आपके पास है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, नोट्स ले लीजिएगा मुझसे, आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ सब चीज़ों को मैं। अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? देखिए, तो अंगारा A5 स्पेस क्राफ्ट हैं, वो रशिया द्वारा बनाए गए हैं। बड़े बड़े स्पेस क्राफ्ट हैं ये, और कई बार पूछा जाएगा आपको कि अंगारा 5 स्पेस क्राफ्ट हैं, तो अंगारा 5 स्पेस क्राफ्ट जो है ये आपके बड़े बड़े रॉकेट हैं जो कि रशिया द्वारा बनाए गए हैं इसके अंदर, ठीक है? ठीक है। किस कंपनी ने एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एवं सोल्यूशन पहले शुरू की है? देखिए, किस कंपनी ने एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सोल्यूशन इनिशिएटिव किया है? किस कंपनी ने किया? तो दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया हुआ है एंटी करप्शन के ऊपर, ठीक है? और किस दिन किया है? कि एंटी करप्शन डे की 15वीं सालगिरह के ऊपर ही किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया हुआ है। भारत का पहला पेट यानी कि पीठ जिसे कहते हैं, इनफैक्ट कहते हैं, भारत का पहला पेट कोक ब्लेंडिंग गैस कोल गैसिफिकेशन बेस्ड पेट कोक ब्लेंडिंग कोल गैसिफिकेशन बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो कहाँ है, कहाँ लगा है ये? भारत का पहला पेट को समर्पित कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों तलचर में किया गया। तलचर जो है वो उड़ीसा में आता है, ठीक है? तलचर उड़ीसा में आता है। यहाँ पर जो एक पेट कोक है, उसके पेट कोक जो है वो बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट आ गया, पेट कोक। अब पेट कोक का मतलब पीईटी का मतलब होता है पेट्रोलियम, पीईटी पेट कोक लिखा ना, तो पीईटी का मतलब पेट्रोलियम हो गया और कोक का मतलब हो गया कोयला, ठीक है? इनमें कुछ खासियत होती है, ऐसे कोयले में कुछ खासियत है। क्या खासियत है? कि इसके अंदर लगभग 80% कार्बन है, तो कार्बन इंटेक ज़्यादा है, कार्बन ज़्यादा है तो देर तक जलेगा ये, कार्बन ज़्यादा देर तक जलेगा, ठीक है? और बस थोड़ा सा क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा निकालता है, ठीक है? थोड़ा सा पॉल्यूशन ज़्यादा करता है, बट इसकी जो 80% कार्बन होने के कारण क्या होता है कि देर तक जलेगा, ज़्यादा गर्मी देगा, जिससे कि जो फर्टिलाइजर को जो एनर्जी होती है वो मिल जाएगी। कहाँ पे? तलचर में। तलचर कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। वहाँ क्या बन रहा है? वहाँ बन रहा है पेट कोक बेस्ड गैसिफिकेशन बेस्ड एक आपका फर्टिलाइजर प्लांट बन रहा है तलचर के अंदर, ठीक है? सवाल खत्म हो गया, ये आ गया। लेकिन ज्योग्राफी आ जाती है यहाँ पे। अब कोक की बात आ गई, कोल की बात आ गई, तो एक ज्योग्राफी आती है। ज्योग्राफी क्या करती है? सवाल कई बार पूछा गया है, कई तरह के कोयले होते हैं, ठीक है? सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है? वो है एंथ्रासाइट, बेस्ट कोयला होता है। इसके अंदर कार्बन ज़्यादा होता है, लेकिन कार्बन ज़्यादा होता है, मॉइस्चर बहुत कम होता है। मॉइस्चर की कमी जितनी होगी उतना ज़्यादा होगा। देखिए लिखा ना, देखिए आपको दिखाता हूँ मैं इसमें, ये देखिए, देखिए, ठीक है?
इंक्रीजिंग हीट एंड कार्बन कंटेंट और इंक्रीजिंग मॉइस्चर, जितना मॉइस्चर होगा उतना खराब कोयला होगा, और जितना कार्बन ज़्यादा होगा इसके अंदर उतना वो कोयला होगा। तो एंथ्रासाइट है, हार्ड कोयला है, इसमें कैलोरी वैल्यू ज़्यादा होती है, और ये हमारे इंडिया के जम्मू कश्मीर में मिलता है। ये जम्मू कश्मीर में मिलता है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंथ्रासाइट कहाँ मिलता है, बेस्ट कौन सा कोयला, एंथ्रासाइट। सबसे कम मॉइस्चर किसमें होता है, एंथ्रासाइट के अंदर होता है। सबसे ज़्यादा कार्बन किसके अंदर होता है, एंथ्रासाइट के अंदर होता है। इंडिया में कहाँ मिलता है, ये इंडिया में जम्मू कश्मीर में मिलता है, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है बिटुमिनस, थोड़ा सॉफ्ट कोयला होता है, इसके अंदर थोड़ा सा एज कम्पेयर टू एंथ्रासाइट थोड़ा सा कम कार्बन होता है, थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको ये बिटुमिनस मिलता है आपको, ठीक है। फिर तीसरा आता है ये ब्राउन कोक आता है, लेगिनाइट, ठीक है। और उसके बाद सबसे घटिया किस्म कोयला होता है, वो होता है आपका ये पीट कोल है ये। तो पीट रहा तो चार पास हो गया आपके, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लेगिनाइट और पीट। इस तरह के कोल होते हैं, इसमें पीट में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर और सबसे कम कार्बन होता है, लेकिन एंथ्रासाइट में सबसे कम मॉइस्चर और सबसे ज़्यादा कार्बन होता है इसके अंदर, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की गई ई कृषि स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म का क्या नाम रखा गया है दोस्तों। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ई एग्रीकल्चर स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो कि एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ होती हैं जैसे कि चावल, गेहूँ, इस तरह, तो उनकी जो व्यापार को, उनके जो ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एक बीएससी ई एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि बीम नाम दिया गया है। ये बीएससी, ये बीम लिखा ना, बीएससी बीई एग्रीकल्चर मार्केट बीम नाम दिया गया, जिसमें कि वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को ट्रेड कर सके। यहाँ पे किसने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है। किस देश ने दो फ्री खेलों के लिए वाडा को $1 मिलियन देने की घोषणा की है। वाडा को 1 मिलियन यानी कि लगभग 10 लाख डॉलर किसने कहा है, तो इंडिया ने कहा है कि हम वाडा को 10 लाख मिलियन, 1 मिलियन डॉलर और 10 लाख रुपए डॉलर हम देंगे। क्यों, वाडा क्या चीज़ है भाई, वाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो कि पता लगाती है कि कोई खिलाड़ी ड्रग्स लेकर या ऐसी एस्ट्रॉयड लेकर तो नहीं खेल रहा है जो कि उसे, जिसको स्टैमिना या एनर्जी या पावर बढ़ा दे, ठीक है, ऐसे तो नहीं। तो ये जो है समय समय पर ऐसे खिलाड़ियों की जांच करती रहती है, उनका ब्लड सैंपल, उनका यूरिन सैंपल, ठीक है। और अगर ऐसा खिलाड़ी अगर कोई स्टेरॉइड लेता हुआ या अपनी एनहेंसमेंट कर रहा है अपनी एनर्जी को, पावर को गलत तरीके से, तो उस पर ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो बैन लगा देती है। कई खिलाड़ी ऐसे रहते हैं, ठीक है। इन्हीं का जो एक कंपनी है वो है इंडिया की, इंडिया में जो है वो है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा, नाडा, ठीक है, याद रखिएगा। ये इंडिया के जो गेम्स होते हैं उनको देखती है, नाडा देखती है। वर्ल्ड में वाडा, इंडिया में नाडा है। तो इनको इंडिया ने $1 मिलियन की हेल्प की है इसके अंदर। गौरव अहलूवालिया ने किस देश में भारत का राजदूत किया गया है। गौरव अहलूवालिया को अल्जीरिया में एक राजदूत बनाया गया है। अल्जीरिया कहाँ पर है, और ये आप अल्जीरिया देखो, फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरियन सी जो है, तो मेडिटेरियन सी के पास कंट्री होती है अल्जीरिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अल्जीरिया ने। यहाँ पे जर्मनी का रोल था, यहाँ फ्रांस का रोल था, फ्रांस का कंट्रोल बहुत ज़्यादा इसके अंदर है, आज भी फ्रांस का इन्फ्लुएंस अल्जीरिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, तो ये अल्जीरिया मेडिटेरियन सी के ऊपर है। एक सवाल आ जाता है कि मेडिटेरियन सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं, तो वो आपको पता लगानी है, ठीक है। देख लीजिएगा इसका। 2020 में बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसे जीता है। देखिए, फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड 2020 जो अवार्ड है वो दो लोगों ने जीता है। एक है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की और एक है लूसी ब्रेंच। तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जो है ये आदमियों के उसमें उन्होंने जीता है, और ये बायर्न म्यूनिख से खेलते हैं, पोलैंड के रहने वाले हैं, पोलैंड कंट्री के हैं, बायर्न म्यूनिख क्लब है उससे खेलते हैं। और जो ये हैं आपकी लेडी जो है, इनका नाम देखिए भूल जाता हूँ मैं बार बार, इनका नाम है लूसी ब्रेंच। लूसी ब्रेंच जो है इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं, इंग्लैंड की। तो ये इंग्लैंड की फुटबॉलर है, ये पोलैंड के फुटबॉलर है ये, ठीक है। इनको मेंस में सब बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला है, और इनको वुमेन में मिला हुआ है। किस स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक ने 3-in-1 खाता, जिसमें बचत, व्यापार और डीमैट की सुविधा है, किसने शुरू किया है। देखिए, एक बैंक है जिसने एक ऐसा खाता स्टार्ट किया है जिसके अंदर आप सेविंग अकाउंट भी या करंट अकाउंट भी या आपका डीमैट अकाउंट, तीनों अकाउंट एक ही खाते स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो है आपके इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक तरह का माइक्रो फाइनेंस है, ठीक है। मतलब ये बैंक नहीं है, ये माइक्रो फाइनेंस है और फाइनेंस कंपनी है। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो लोन देते हैं, माइक्रो लोन देते हैं, माइक्रो लोन देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 25
20,000, 15,000, 10,000 रुपये के ऐसे लोन देते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, माइक्रो फाइनेंस अच्छा काम कर रहे हैं। ग्रामीण बैंक का नाम सुना होगा आपने। ग्रामीण बैंक जो बांग्लादेश के अंदर है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसकी वजह से काफ़ी लोगों को वहाँ की गरीबी दूर हुई है। प्रॉब्लम बस ये है ना कि ये इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, बहुत ज़्यादा होता है और कभी-कभी ये बहुत दिक्कत पैदा कर देता है और इतना कर्जा हाई हो जाता था, छोटे से लोन का कर्जा इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि लोग जब वापस नहीं कर पाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये चीज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है माइक्रो फाइनेंस के ऊपर, इसकी प्रॉब्लम रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक ऐसा अपना अकाउंट खोला है जिसके आप व्यापार कर सकते हो। डीमैट अकाउंट है आपका, सेविंग अकाउंट में, तीनों में एक ही अकाउंट में आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी ऑनलाइन कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 8317040152 कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।